हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। चाहे भारतीय कला हो या मूर्ति कला हो या पाश्चात्य कला, सारी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होती है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो राजस्थानी शैली का तृतीय केंद्र हड़ौती शैली है। हमने देखा सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में भारतीय कला को क्षेत्रगत आधार पर चार भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी थी? तो उसमें दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली और पहाड़ी शैली था। राजस्थानी शैली के भी जयदेव के गीत गोविंद नामक ग्रंथ के आधार पर चार अंग किए गए, चार भाग बताए गए या चार प्रमुख शैलियां बताई गई, जिनमें मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। तो जिनमें से मेवाड़ और मारवाड़ को हमने पढ़ लिया, पिछली वीडियोस में हमने देखा। आज की वीडियो में हम हड़ौती शैली को जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो आप जानते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हड़ौती शैली को। हड़ौती शैली राजस्थानी शैली का एक केंद्र, जिसमें तीन उपकेंद्र हैं, जिनकी तीन उप शैलियां हैं: बूंदी, कोटा, झालावाड़। हड़ौती हाड़ा राजाओं के द्वारा शासन किए जाने वाला एक क्षेत्र, जहां पर हाड़ा राजाओं की राजधानी थी, या हम कहें हाड़ा राजा शासन करते थे, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? हड़ौती कहा गया। हड़ौती में तीन केंद्र, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अब हम सबसे पहला जो केंद्र है वो है बूंदी। हम पढ़ेंगे बूंदी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है बूंदी से वो ये है कि बूंदी नगर की स्थापना राजा राव देव ने 1342 ईस्वी में बूंदी नगर की स्थापना की थी। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, बूंदी का नाम बूंदी क्यों पड़ा? कभी ये चीज सोची है? अगर नहीं सोची है तो कमेंट में बताइएगा, और जब आप बता देंगे फिर मैं इसका आपको आंसर दूंगी। तब तक हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर जब हम आते हैं तो बूंदी शैली की स्थापना राव रतन सिंह ने की थी। बूंदी नगर की स्थापना अगर आ जाए तो आपको याद रखना है राव देव ने 1342 ईस्वी में की थी। लेकिन अगर आ जाए बूंदी शैली की स्थापना तो राव रतन सिंह ने 1607 से 31 ईस्वी के मध्य जिनका शासन रहा है उन्होंने की थी। ठीक है, राव रतन सिंह, जिनका शासनकाल क्या रहा? 1607 से 31। देखिए, कई स्थानों पर 1601 से 25 भी मिलता है। अब ये उतना सही नहीं है, इसे ज्यादा मान्यता दी गई है 1607 से 31 ईस्वी के समय को। तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप 1607 से 31 ईस्वी वाले को चुनेंगे, जो कि सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप चुनेंगे 1601 से 25। ठीक है, अगर 25 वाला है, अगर ये है तो आप 7 से 31 चुनेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। बूंदी शैली की स्थापना किसने की थी? राव रतन सिंह ने की थी। अब मैं बता दूं बूंदी नाम कैसे पड़ा। जो राजा राव देव थे, इनके दादाजी का नाम था बूंदा। क्या नाम था? बूंदा। तो बूंदा के नाम पर पड़ा बूंदी। ठीक है, बूंदी, बूंदा बांदी वाला बूंदा। तो ये राजा रावदेव के दादाजी का नाम बूंदा था, और इन्होंने बूंदी का नाम बूंदी रखा किसके नाम पर? बूंदा के नाम पर। ठीक है। बूंदी शैली का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल मतलब जिस समय में चित्रों का विकास हुआ, चित्र सबसे अच्छी स्थिति में थे, चित्रकार सबसे अच्छा चित्रण कर रहे थे, वो स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल किसके समय में रहा? तो राव उम्मेद सिंह के समय में रहा, जो कि 18वीं शताब्दी थी। उनका समय क्या रहा? राव उम्मेद सिंह का समय 1748 से 71 ईस्वी तक राव उम्मेद सिंह ने शासन किया, जिसमें बूंदी शैली अपने स्वर्ण काल में थी, या बूंदी शैली का चरम काल था, या बूंदी शैली का सबसे अच्छा समय था। अब अगला पॉइंट जो आता है वो ये है कि बूंदी शैली में का चित्रण विषय क्या रहा। क्वेश्चन यू कहता है कि बूंदी शैली का चित्रण विषय क्या रहा जब पूछे, तो आपको याद रखना है रागमाला, बारहमासा, रसिक प्रिया, नायिका भेद, राग रागिनी और शिकार के चित्रों का अंकन बूंदी शैली में किया गया है। ठीक है, वैसे मोस्टली शिकार जब आएगा तो कोटा के लिए जाएगा, लेकिन फिर भी हम आगे जब इसके चित्र देखेंगे ना, तो वहां देखेंगे कुछ शिकार के चित्रों का भी अंकन बूंदी शैली में किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मोस्टली सबसे ज्यादा यहाँ रागमाला और बारहमासा का अंकन होता है। अब हम
बूंदी शैली की एक चीज और ध्यान रखना, बूंदी शैली के प्रारंभिक चित्र जो है रागमाला के अंग है। एक क्वेश्चन सीधे पूछ ले कि बूंदी शैली के प्रारंभिक चित्र किसके अंग है, तो आपको याद रखना है बूंदी शैली के प्रारंभिक चित्र रागमाला के अंग है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बूंदी शैली के प्रारंभिक चित्र रागमाला के अंग है, मतलब रागमाला में ही रागमाला के चित्र शुरुआत में बूंदी शैली में बनाए गए। ठीक, अब हम बूंदी शैली के प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पूरे पेपर में अलग अलग राग रागिनियों का चित्र बहुत बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रागिनी भैरवी, अगर पूछा जाए रागिनी भैरवी चित्र कहाँ चित्रित है, तो बूंदी शैली में चित्रित है। संग्रहित कहाँ है, नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज में रागिनी भैरवी संग्रहित है। इसके बाद आता है राग दीपक। राग दीपक चित्र कहाँ संग्रहित है, तो भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है राग दीपक चित्र। रागिनी भैरवी और राग दीपक, रागिनी भैरवी नगर पालिका संग्रहालय प्रयागराज में है और राग दीपक भारत कला भवन वाराणसी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही रखना है। अगला है रागिनी मालश्री जो कि अमेरिका में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है, अमेरिका में संग्रहित है रागिनी मालश्री, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है उमा महेश की पूजा, ये चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उमा महेश की पूजा या उमा महेश्वर पूजन, ये चित्र है जिसमें स्त्री हाथ जोड़कर भगवान शिव की पूजा कर रही है। तो उमा महेश पूजा कहाँ है, बूंदी शैली में है। हिंडोला रागिनी, हिंडोला रागिनी कहाँ चित्रित है, आपके बूंदी शैली में चित्रित है। इसके विषय में जब हम बात करें ना, तो लगभग 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में इसका चित्रण हुआ है हिंडोला रागिनी का। कई बार सन या समय पूछ लेता है, तो ये याद रखना 1700 ईस्वी में हिंडोला रागिनी का चित्रण हुआ है। मोस्टली इसके चित्र 1775 से 1800 के मध्य बनाए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना 1775 से 1800 ईस्वी के मध्य। लेकिन कुछ चित्र जो हैं वो पहले के भी हैं, तो हिंडोला रागिनी 1700 ईस्वी का है। कृष्ण का वंशी वादन, कृष्ण का वंशी वादन चित्र है, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है। 1775 में ये बना हुआ चित्र है। कब बना है, 1775 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ है। चलिए, तो जब हम देखते हैं कि भाई 1775 में इसका निर्माण हुआ, अगर इसका भी समय आ जाए तो आपको ध्यान रखना है भगवान कृष्ण जो है यमुना पार हैं और गोपियां गोकुल से अपने घरों से झांक रही हैं भगवान कृष्ण को बंसी बजाते हुए देखने के लिए। गायें व गोप सब वापस लौट रहे हैं, है ना। यही चित्रण जो है आपके कृष्ण के बंसी वादन चित्र में चित्रित है। अगला है उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए। हालांकि चित्र जो है कोटा शैली में शिकार के बहुत ज्यादा बने हैं, लेकिन अगर हम बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी में भी उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए चित्र चित्रित है और काफी अच्छा चित्रित है। भागता हुआ हाथी का चित्र बूंदी शैली का चित्र है। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, इसके ऊपर मोहन का नाम अंकित है। इस चित्र पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहन का नाम किस चित्र पर अंकित है, तो दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, या पूछ ले कि दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल नामक चित्र पर किस चित्रकार का या किसका नाम अंकित है, तो याद रखना मोहन लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। राग मेघ मल्हार, यह चित्र भी आपका बूंदी शैली का है। ग्रीष्म में हाथी, ग्रीष्म मतलब गर्मी की ऋतु में हाथी। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा या हाड़ा, हाड़ा या हीरा, इस चित्र को उत्कल राम नामक चित्रकार ने बनाया है। किसे, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा या हाड़ा को उत्कल राम नामक चित्रकार ने बनाया है। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। कांटा निकालती हुई स्त्री, ये भी आपकी बूंदी शैली का चित्र है। अब इनमें से आपको अनिरुद्ध सिंह हीरा या हाड़ा को याद रखना है, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल को याद रखना है, रागिनी मालश्री और उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए यह भी याद रखना है। ये चित्र इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनके साथ आप जब देखेंगे उम्मेद सिंह वाला कंफ्यूज करता है, जैसे आपको लगेगा कोटा का है लेकिन कोटा का नहीं है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि बूंदी शैली के 2 चित्रों को आर्चर महोदय ने प्रकाशित करवाया था। 1700 ईस्वी के लगभग के बने हुए चित्र, जिन्हें आर्चर महोदय ने
महोदय ने प्रकाशित करवाया था, ये किसके समय की थी? तो छत्रसाल के समय की थी। ठीक है, अब आपसे पूछ ले छत्रसाल कहाँ से संबंधित है, तो छत्रसाल आपके कहाँ से संबंधित है? बूंदी शैली से संबंधित है। आर्चर महोदय ने इनके समय के 2 चित्रों को प्रकाशित करवाया था, कब? 1700 ईस्वी के आसपास के बने हुए थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको मैं टॉपिक बता सकती हूँ, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा सकती हूँ एक वीडियो के माध्यम से, लेकिन नोट्स आपको बनाने हैं। आप अपनी कॉपी लें, उनमें नोट्स बनाएं और उनको याद करें। खुद के लिखे हुए नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको ज्यादा सहूलियत होगी। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल गई, वो आपको सहूलियत से मिल गई, आपने उसको पढ़ लिया और फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर खुद से आपने नोट्स बनाए हैं तो आप नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं। अब हम बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों के विषय में देख लेते हैं। बूंदी शैली के जो प्रमुख चित्रकारों की बात करें, सुरजन, डोडिया, रामलाल, अहमद, श्रीकेशन और उत्कल राम। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? सुरजन, डोडिया, रामलाल, अहमद और श्रीकेशन तथा उत्कल राम। इनमें उत्कल राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने लास्ट में देखा एक चित्र उत्कल राम ने बनाया है, आपको बताना है कौन सा चित्र है। देखिए, अभी हमने बताया है, जस्ट बैक नहीं जाना है, तुरंत कमेंट में बताना है कि उत्कल राम ने बूंदी शैली का कौन सा चित्र बनाया है। अब एक चीज और है, यहाँ कुछ हवेलियां चित्रित हैं, जहां से हमें चित्र मिले हैं। हवेलियां चित्रित हैं मतलब हवेलियों में भित्ति चित्र बने होंगे। तो भट्ट जी की हवेली, बड़े महाराज का महल, नगर सेठ की दुकान। भाई जाहिर सी बात है, कोई साधारण सा व्यक्ति अपना घर खुद ही चित्रित करेगा, और अगर करेगा भी तो बेचारे का कच्चा पक्का घर होगा, टूट जाएगा। अब भट्ट जी ठहरे बड़े आदमी, है ना, इन्होंने पकड़े चित्रकार और बोले चलो बनाओ हमारी हवेली में चित्र। तो भट्ट जी की हवेली को चित्रकारों ने चित्रित कर दिया, और वो चित्र आज भी है क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी हवेली बनवाई थी। अब बड़े महाराज तो महाराज है ना, उनका भी चित्रकार कैसे मना करेगा। तो बड़े महाराज की हवेली भी चित्रित कर दी, जिसमें भित्ति चित्र है। अभी आपको एक चीज बतानी है कि भित्ति चित्र क्या होते हैं, आपको बताना है भित्ति चित्र क्या होते हैं। ठीक है, बड़े महाराज के महल को चित्रित कर दिया, ये महाराज थे, इनको किसकी जरूरत जो इनके चित्रों को, इनकी हवेली को चित्रित ना करे। इनके भित्ति चित्र अभी भी मौजूद है। नॉर्मल व्यक्ति अगर चित्रित भी करेगा तो उसके दीवार इतने मजबूत नहीं थे, उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि वो उनको टिकाऊ बनाए रख सके, तो टूट गए। अब बचे कौन? नगर सेठ। सेठ जी तो भाई ठहरे सेठ जी, तो सेठ जी ने भी अपनी हवेली चित्रित करवा ली है सारी, बड़े बड़े। भट्ट जी बड़े महाराज, नगर सेठ, नगर के सेठ हैं, तो सेठ जी को भी हवेली चित्रित करवानी थी, तो इन्होंने भी अपनी हवेली चित्रित करवा ली। तो 3 चीजें जो कि बूंदी में 3 स्थान है जहां पर चित्रण मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला बढ़ते हैं, बूंदी शैली की विशेषताएं। तो सबसे पहले याद रखो, ऋतु चित्रण या 12 मासा के लिए प्रसिद्ध है। अब ऋतु चित्रण क्या होता है? हमारे यहाँ मोस्टली 4 ऋतुएं मानी जाती हैं। वैसे मुख्य 3 ऋतुएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो आप चलो कमेंट में बताओ कि कौन सी 3 ऋतुएं मुख्य हैं, और इनके अलावा एक ऋतु और मानी जाती है। ठीक है, तो आपको अभी बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगी। संपूर्ण 12 मासा का चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। बूंदी शैली में संपूर्ण 12 मासा मतलब 12 महीने, चैत्र से लेके फाल्गुन तक, हिंदी के महीनों में अगर हम कहें, और आपकी भाषा में कहें तो जनवरी से लेके दिसंबर तक। आपकी नहीं मतलब हम इंग्लिश महीनों की भाषा में कहें, चैत्र से लेके फाल्गुन तक 12 महीनों का अंकन कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है बूंदी शैली में हुआ है। ठीक है, बूंदी शैली में हुआ है। और अभी हमने पूछा ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपने बताया शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, पावस ऋतु और वसंत ऋतु। ठीक है, तो ये 4 ऋतु होती हैं जो प्रमुख होती हैं, जिनमें से ये 3 सबसे ज्यादा प्रमुख मानी जाती हैं। एक वसंत ऋतु होती है जो आपके शरद के बाद आती है। ठीक है, तो शरद और ग्रीष्म के मध्य जो ऋतु आती है वो वसंत की ऋतु कही जाती है। पावस कहते हैं बरसात को। क्या कहते हैं? बरसात को। याद होगा, अब इनको जोड़ो, जाड़ा या ठंडा, गर्मी, वर्षा।
आप लोगों को याद होगा, दो बैलों की जोड़ी लेकर खेती करना उसका काम, जा जाड़ा गर्मी वर्षा सहता कभी न करता वो आराम, एक कहावत थी, एक पहेली पूछी जाती थी बचपन में। तो अब शरद ऋतु मतलब ठंड का दिन या सर्दी के दिन, ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिन, पावस मतलब बरसात के दिन, बसंत मतलब आपकी बसंत ऋतु। तो इन चारों ऋतुओं का अंकन कहाँ आपको मिलता है? बूंदी शैली में मिलता है। यहाँ बूंदी है, बूंदे नहीं, ठीक। बूंदी शैली में मिलता है। कहाँ चारों ऋतुओं का अंकन आपकी बूंदी शैली में मिलता है? 12 महीनों का अंकन चैत्र से शुरू होकर फाल्गुन तक आपको कहाँ मिलता है? बूंदी शैली में मिलता है। क्लियर हो गया? ऋतु चित्रण हमेशा याद रखना कि जब मान लीजिए बरसात का दिन दिखाया गया, सर्दी का दिन दिखाया गया, गर्मी का दिन दिखाया गया, उनके साथ साथ उनके बैकग्राउंड का भी अंकन बदलता रहता है। तो ये चीज यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। वर्ण विधान कैसा था बूंदी शैली का? तो याद रखना, सतरंगी या इंद्रधनुषी था। लाल, नीला, बैंगनी, पीला, सभी पीला प्योड़ी से बना लेते थे, लाल रंग जो है हिरौंजी से बना लेते थे, और आपका हरा रंग जो था वो उससे तांबे की, हम कह सकते हैं तांबे की क्या लग जाती है, जंग, उससे बना लेते थे। अच्छा, बूंदी शैली में अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस रंग की प्रधानता थी, तो याद रखना नारंगी तथा हरे रंग की प्रधानता थी। मोस्टली यहाँ नारंगी और हरे रंग का प्रयोग किया गया है बूंदी शैली में। क्वेश्चन आ जाए कि बूंदी शैली में किस रंग की प्रधानता थी, तो आपको याद रखना है नारंगी तथा हरे रंग की प्रधानता थी। संपूर्ण राजस्थानी शैली में सर्वाधिक सोने चांदी रंगों का प्रयोग जहां हुआ, तो यहाँ भी भाई हमारी बूंदी जीत गई। सबसे ज्यादा प्रयोग जो है बूंदी में ही हुआ है। याद रखो, बूंदी के लड्डू कैसे होते हैं? पीले होते हैं, और पीला रंग होता है स्वर्ण रंग, हम कह सकते हैं सोने का। तो सोना बूंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। सोना तथा चांदी का प्रयोग कहाँ हुआ है? बूंदी शैली में सबसे ज्यादा हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संपूर्ण राजस्थानी शैली में सबसे ज्यादा स्वर्ण तथा रजत रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ, सोने तथा चांदी रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ, बेखटक आंखें बंद करो और लगा दो बूंदी शैली। ठीक है, चलिए। तो अब हम बढ़ते हैं, अगर आ जाए संपूर्ण चारों शैलियां पड़ी हो तो आप दक्षिणी शैली लगाएंगे। सोने चांदी रंगों का प्रयोग दक्षिणी शैली में सर्वाधिक हुआ। राजस्थानी में अगर बात आती है तो आप बूंदी लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बूंदी शैली के चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, तो बने रहिएगा क्लास में। चलिए, अब हम देखते हैं बूंदी शैली में आंखें कैसी बनाई गई। तो परली या पटोल या परवल के आकार की बनाई गई। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि मध्यकाल की किस शैली में परवल या पटोल की सी आंखें बनी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग ये ना सोचिएगा ये वीडियो चलती है तो मैं देखती नहीं, मैं आपका एक एक कमेंट वहां पर बैठकर पढ़ती हूँ। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे क्लास में कौन है और कौन अपने प्रति जागरूक है। ठीक है, तो आंखें कैसी थी? परली या पटोल या परवल के आकार की थी। आप लोगों को पता होगा, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें। ठीक है, परवल कुछ ऐसे होता है ना। तो बड़ी बड़ी मोटी आंखों का अंकन कहाँ हुआ है? तो आपकी बूंदी शैली में हुआ है। परली या पटोल आंखों का अंकन कहाँ हुआ है? तो बूंदी शैली में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाशिए कैसे बनाए गए? तो हाशिए लाल बनाए गए हैं बूंदी शैली में। ठीक है, कैसे? लाल रंग के हाशिए बनाए गए। पशु पक्षियों का अंकन यथार्थ तथा स्वाभाविक है। बहुत ही अच्छे ढंग से पशु पक्षियों का अंकन इन्होंने किया। सशक्त सजीव रूप में बिल्कुल अंकन किया है, जैसे दौड़ते हुए शेर का अंकन हो, चिंघाड़ते हुए या जल क्रीड़ा करते हुए हाथियों का अंकन हो, चाहे भवन में पालतू हिरणों का अंकन हो, या उछलते बंदर, सांप, बछड़ा, गिलहरियां, फलों को कुतरते तोतों का अंकन यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। सरोवर में क्रीड़ा करती हुई बतकों का अंकन, बगुलों की पंक्तियों का मतलब बगुलों की लाइनों का अंकन हो, या तालाब के किनारे खड़े हुए सारस का अंकन हो, या कुहकते हुए मोर का अंकन हो, या दीवालों की अड्डों पर बैठे हुए कबूतरों का अंकन हो। सारी चीजों का अंकन बहुत अच्छा हुआ है। अब यहाँ पक्षियों की बात आई तो आप जान गए, मोर, बतख, तोता, है ना, सारस, बगुला, सभी का अंकन आपको कहाँ मिलता है? तो बूंदी शैली में मिलता है, और बहुत ही स्वाभाविक रूप में मिलता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रंग कैसे हैं?
चटकीले हैं। पशुओं में हिरण को बहुत अच्छे से चित्रित किया, हाथियों को बहुत चित्रित किया। वैसे बूंदी शैली में हाथी का चित्रण बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही सुंदर हुआ है। अभी मैं आपको आगे चित्र दिखाऊंगी बूंदी शैली के हाथी के। बूंदी शैली में किन रंगों का प्रयोग हुआ आप देख लेंगे तो चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ, इन्होंने धूमिल रंगों का प्रयोग नहीं किया है। चित्रों में एक कोने में गुंबद चित्रित करने की परंपरा थी। एक कोने में क्या करते थे, ये गुंबद को बनाते थे और एक साइड चित्र पूरा बनाते थे, एक साइड ये गुंबद का निर्माण करते थे। तो ये कहाँ की विशेषता थी, ये बूंदी शैली की विशेषता थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ अन्य बिंदु बूंदी शैली के देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो बूंदी शैली के चित्र जो है, अच्छा जो हाशिए ये बनाते थे ना, इनमें भी सोने के रंग से रेखाएं बना देते थे, लाल हाशिए बना के स्वर्ण रंगों से रेखाएं बना देते थे। बूंदी शैली में यूरोपीय यथार्थ के आधार पर पशु पक्षियों का चित्रण किस समय में हुआ है आपको बताना है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर कुछ बिंदु मैंने क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न के रूप में दे रखे हैं ताकि आप इन्हें वन लाइनर की तरह याद कर लें। ठीक है, तो बूंदी शैली में यूरोपीय यथार्थ के आधार पर चित्रण किसके समय में हुआ, तो याद रखिए राम सिंह के समय में। किसके समय में हुआ, राजा राम सिंह। ठीक है, आगे राजा भी लगा दो भाई। राजा राम सिंह के समय में बूंदी शैली में यथार्थ पक्षियों का चित्रण हुआ जो कि यूरोपीय प्रभाव था। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ संग्रहित हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, इसका उत्तर जल्दी से बता दीजिए। तो याद रखना, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ संग्रहित है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में। बूंदी शैली में दौड़ते हुए हाथियों का बहुत ही अच्छा अंकन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, कवि मतीराम किस राजा के दरबार में काम करते थे। कवि मतीराम जो थे किसके समय में काम करते थे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, रसराज ललित ललाम किसकी कृतियां हैं। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये आपकी बूंदी शैली से संबंध रखता है। श्रृंगारिक नारी का सबसे अच्छा चित्रण जहाँ हुआ है वो बूंदी शैली है। राजस्थानी, संपूर्ण राजस्थानी शैली में श्रृंगारिक नारी का अंकन हुआ है, आपको याद ही होगा, और नहीं याद है तो ये जान लीजिए। और श्रृंगारिक नारी का चित्रण बूंदी शैली में बहुत अच्छा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। कवि मतीराम किसके समय में काम करते थे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना भाव सिंह के समय में। ठीक है, भाव सिंह। और अगर रसराज ललित ललाम किसकी है, तो मतीराम की है। किसकी है, मतीराम की है। तो ये थी बूंदी शैली। अब हम बूंदी शैली के कुछ चित्रों को देखेंगे और फिर कोटा शैली को पढ़ेंगे। यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक जंगली सुअर का शिकार, कई जंगली सुअरों का शिकार किया जाए है राजाओं के द्वारा, सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये आप देखेंगे, ये बूंदी शैली का चित्र है, काफी अच्छा देखेंगे। हरे रंग का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया है। राजाओं का एक ग्रुप, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ लोग शिकार कर रहे हैं। बूंदी शैली का चित्र है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखेंगे सुअरों को खदेड़ते हुए और भगाते हुए ये चित्र है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हाथियों का बहुत अच्छा चित्रण बूंदी शैली में हुआ है, तो अब आप यहाँ हाथियों को देखेंगे। देखिए, क्योंकि राजस्थानी शैली है तो ऊंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये ऊंट बना हुआ है, यहाँ हाथियों का कितना सुंदर और कितना शेडिंग वगैरह कितनी अच्छी की गई है, ये आप देख सकते हैं। हाथियों का बहुत अच्छा चित्रण आपकी बूंदी शैली में मिलता है। ये बूंदी शैली का ही चित्र है, रात्रि का दृश्य है, इसे आप देख सकते हैं। मोस्टली आप देखेंगे नारंगी रंग का, नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है ना, देखिए यहाँ नारंगी रंग है, यहाँ हरा रंग है। तो इन चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हरे रंग का इनका ड्रेस है, इनका ड्रेस नारंगी है, पीले में भी नारंगी का प्रयोग कर लिया, राजा साहब में भी नारंगी का प्रयोग कर लिया, इनकी भी ड्रेस नारंगी है। तो नारंगी और हरे रंग की प्रधानता है।
और हाथियों का बहुत सुंदर चित्रण कहाँ किया गया है, तो बूंदी शैली में किया गया है। ये आप देख सकते हैं कितनी महीन रेखांकन से इनको सजाया गया है। तो ये है बूंदी शैली का चित्र, देखने में एक उम्दा कलाकारी का एक अच्छा नमूना। जब आप इसे देखेंगे तो पेड़ों का कितना अच्छा अंकन, एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें पेड़ों का मिलता है। हाथी पर सवार हाथियों का अंकन वास्तविकता में इतना यथार्थ और इतना अच्छा किया गया, जैसे यहाँ पर एक चिड़िया देखेंगे आप तो बिल्कुल यथार्थ चिड़िया, ऐसे नहीं लग रहा गुड्डे गुड़ियों की तरह है या बनावटी है। पेड़ों का इतना रियलिस्टिक और इतना मनमोहक अंकन, एक बहुत अच्छे चित्रण का उदाहरण आपको बूंदी में मिलता है। हाथियों को जो साल तक उड़ाई गई उनका इतना अच्छा चित्रण है। अब स्वर्ण और रजत रंगों की बात की गई तो देखिए पूरा ये स्वर्ण रंग से बनाया गया, क्योंकि सोने का हौदा दिखाया गया है। तो यहाँ पर स्वर्ण रंगों का, हाथियों को भी आभूषण पहनाकर स्वर्ण रंगों से सुसज्जित दिखाया। ये राजा जिस अस्त्र को या जो पकड़े हुए हैं इसमें भी स्वर्ण रंग का प्रयोग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, बूंदी शैली अपने में बहुत अच्छी शैली है। राजस्थानी शैली का एक अच्छा उदाहरण बूंदी शैली में हमको मिलता है। इसके बाद हड़ौती शैली का द्वितीय केंद्र कोटा शैली, इसके विषय में भी हम जान लेते हैं। कोटा शैली भी इंपॉर्टेंट है। कोटा शैली को शिकार शैली के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। शिकार शैली के नाम से किसे जानते हैं, तो कोटा शैली को जानते हैं। कोटा शैली का प्रारंभ किसके समय में हुआ, कोटा शैली का प्रारंभ राम सिंह के समय में होता है, 1675 से 1700 ईस्वी के मध्य जिनका समय था। किसका, राजा राम सिंह का, ठीक है। राम सिंह का समय जो था 1675 से 1700 ईस्वी के मध्य था, उसी समय में कोटा शैली का आरंभ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, कोटा शैली का पता कैसे चला, तो कोटा शैली में कर्नल टीजी गेयर एडरसन थे। इन्होंने अपना एक निजी संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय को समर्पित किया या उन्हें सौंपा। तो उसमें जो उन्होंने चित्र देखे तो उन्होंने देखा कि हाँ ये चित्र कुछ अलग हैं, इनका अस्तित्व बूंदी शैली से अलग है, जिसके कारण हालांकि बूंदी शैली का प्रभाव था कोटा पर, लेकिन उसके कुछ अलग चित्र थे, तो उसके आधार पर कोटा शैली को अलग किया गया। तो कोटा शैली का प्रारंभ राम सिंह के समय में हुआ। राम सिंह का समय क्या था, 1675 से 1700 ईस्वी था। इसके बाद कोटा शैली का स्वर्ण काल अगर पूछ लिया जाए तो राव उम्मेद सिंह के समय में, उम्मेद सिंह के समय में जिनका समय क्या था, 1771 से 1820 ईस्वी। स्वर्ण काल पूछा जाए तब आप उम्मेद सिंह को लगाएंगे, ठीक है। कोटा शैली का चित्रण विषय क्या था, शिकार व युद्ध के दृश्यों का अंकन कोटा में बहुत ज्यादा हुआ। शिकार का और युद्ध के दृश्यों का अंकन कोटा शैली में किया गया। कोटा शैली के प्रमुख चित्रों की हम बात करें, लेडी हंटिंग द टाइगर, जब हम टाइगर की बात करें ना तो कोटा याद रखना। शेर का शिकार करती हुई महिला चित्र कहाँ का है, तो कोटा शैली का है। हाथियों की लड़ाई कोटा शैली का चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दो ही चित्र है, आप कोटा के याद रखिए। कोटा में कौन कौन सी हवेलियां चित्रित हैं, तो झाला जी की हवेली, देवता जी की हवेली और राजमहल। क्या क्या, झाला जी की हवेली, देवता जी की हवेली और राजमहल नामक चित्र, राजमहल नामक स्थानों पर कोटा का चित्रण, कोटा शैली में चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि कला को प्रोत्साहन किसने दिया, तो ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी नाम याद रखिएगा। राजा दुर्जन सिंह शाल, अजीत सिंह छत्रसाल, ठीक है। तो इनके नाम आते हैं। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों की जब हम बात करें तो नूर मोहम्मद, गोविंद, लक्ष्मीराम, रघुनाथ, ये सारे चित्रकार कहाँ काम करते थे, तो कोटा शैली में काम करते थे। और चित्रण विषय वही शिकार था और कुछ कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों का चित्रण हुआ है। कोटा शैली की विशेषताओं की बात करें हम तो राम सिंह के समय में चित्रकार यूरोपीय शैली में काम करते थे, बूंदी वाला सेम टिक सेम। तो राम सिंह के समय में चित्र यूरोपीय शैली में चित्रकार काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उम्मेद सिंह के समय आते आते अपनी निजी शैली का विकास हो जाता है। चित्रों को, चित्रकार जो थे इनको पशु पक्षी चित्रण में महारत, पशु चित्रण में महारत कैसे हासिल थी भाई, जितना चित्र बना शिकार का बना, शेर हुआ, चीता हुआ, बाघ हुआ, इनका चित्रण करते थे। तो पशु पक्षी चित्रण, पशु चित्रण बहुत अच्छा करते थे। पशु पक्षी बहुत ही यथार्थ चित्रित है, मतलब काफी जीवंत चित्रण है। अभी मैंने आपको हाथियों का चित्रण दिखाया, कुछ ऐसे ही। कोटा के रंग महल को छत्रसाल ने भित्ति चित्रों से सजवाया था। कोटा में एक रंग महल था
जिसे किसने भित्ति चित्रों से सजवाया? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिए छत्रसाल। छत्रसाल बहुत अच्छे एक शासक थे, बहुत अच्छे राजा थे कोटा के, उन्होंने इसको सजवाया था भित्ति चित्रों से। हाड़ौती शैली में मेवाड़ से प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसा लगता है हाड़ौती शैली के चित्र जो है मेवाड़ से प्रेरित थे, तो हाड़ौती शैली मेवाड़ से प्रेरित थी और यहाँ श्रृंगारिक चित्रों का अभाव था। हालांकि बूंदी में श्रृंगारिक नारी का अंकन मिला है, लेकिन फिर भी संपूर्ण हाड़ौती की बात करें तो कोटा में तो शिकार का चित्र है, शिकार में श्रृंगार का क्या आवश्यकता? तो यहाँ पर श्रृंगारिक चित्रों का अन्य शैलियों को देखते हुए अभाव है। कोटा के ही एक राव उम्मेद सिंह थे, जिनको घुड़सवारी और आखेट का बहुत शौक था। जो घुड़सवारी के इन्हें जो है राव उम्मेद सिंह को घुड़सवारी करना और आखेट करना बहुत अच्छा लगता था। हल्के हरे व पीले तथा नीले रंगों का प्रयोग कोटा शैली में बहुलता से हुआ है। मतलब हरा, नीला, पीला रंग बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। कहाँ? तो कोटा शैली में। याद रखिएगा। अगली जो हमारी शैली है वह है झालावाड़। अब झालावाड़ की बात करें तो यहाँ राजसी वैभव का बहुत अच्छा चित्रण हुआ है, राजसी वैभव का उत्तम चित्रण है और छतों में शीशे की जड़ाई का कार्य किया गया है, जो कि सतरंगा प्रतीत होता है। अब झालावाड़ के साथ एक सीन ये है कि झालावाड़ की मोस्टली जितनी राजसी इमारतें थी उनको सरकारी भवनों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, जब सरकारी भवनों के रूप में प्रयोग किया जाने लगा तो उनकी अलमारियों के पीछे झालावाड़ शैली के मुख्य या हम कहें बहुतायत मात्रा में जो चित्र बने थे अलमारियों के पीछे छिप गए। एक पुलिस चौकी में एक छवि मिली जिससे पता चला कि यहाँ पर बहुत अच्छे चित्र हैं। कुछ जगहों पर अलमारियों के पीछे या भित्तियों के पीछे जब देखा गया तो कुछ चित्र मिले, बाकी मोस्टली चित्र जो है वो झालावाड़ के कहाँ छिप गए? तो जो सरकारी कार्यालय बना दी गई हवेलियां, उनके पीछे वो चित्र जो है छिप जाते हैं, या हम कह सकते हैं वो चित्र हिडन हो गए। तो इसलिए झालावाड़ के चित्र बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाए। लेकिन झालावाड़ के विषय में अगर क्वेश्चन आएगा तो राजसी वैभव का उत्तम चित्रण और छतों में शीशे की जड़ाई का कार्य किया गया है, जो सतरंगा प्रतीत होता है। ठीक है, तो मणिकुटिम शैली की तरह या हम कह सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगती है कि औरों को लाभ पहुंचा सकती है तो शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब ढूंढार शैली आपको अगले पार्ट में मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रात को 8 बजे आपके क्वेश्चंस की क्लास होती है, तो आप लोग जुड़ा करिए, ताकि आपको आगे भी लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, साथ में कुछ पेंटिंग्स भी दिखाई जाती हैं, तो उसमें भी आप लोग जुड़ा करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।